हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सिक्योरिटीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। एंड इसी सीरीज में आज मेरा 15th लेक्चर वीडियो है। 14 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड ये मेरा 15th लेक्चर वीडियो है। एंड आज के इस लेक्चर से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सेकेंडरी मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो ये आज का नया टॉपिक है जो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स तक हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। आज हम सेकेंडरी मार्केट डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि पहले मैं पिछला बता देती हूँ कि जो लास्ट जो लेक्चर से लास्ट जो चैप्टर कह लीजिए, लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था इस सीरीज में, वो हमने पढ़ा था अबाउट प्राइमरी मार्केट। हमने कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है, ये सब हमने प्राइमरी मार्केट के फंक्शन, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो ये मेन पार्टीज है रजिस्ट्रार, अंडरटेकर, लीड मैनेजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी एजेंसी पार्टीज है जो इन्वॉल्व होती हैं, इनके बारे में समझा था। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्लेसमेंट टू द इशू पढ़ाया था। प्लेसमेंट टू द इशू यानी जब भी कोई न्यू इशू आता है तो किस तरीके से मार्केट में प्लेस किया जा सकता है। तो देयर आर 5 वेज, 5 तरीके हैं, थ्रू प्रोस्पेक्टस, बॉट आउट डील, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बुक बिल्डिंग। तो ये 5 तरीके हैं, ठीक है। तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेकेंडरी मार्केट, जिसे स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्या होता है, ओरिजिन यानी इंडिया में सेकेंडरी मार्केट कैसे शुरू हुआ, स्टॉक मार्केट कैसे शुरू हुआ ये समझेंगे, इसका क्या फंक्शन है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन कौन से हैं, सेटलमेंट सिस्टम समझेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग समझेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जिसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि कैपिटल मार्केट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? देखिए, कैपिटल मतलब होता है पूंजी, ठीक है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट जिसके थ्रू जो कंपनीज होती हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फंड रेज कर सके जिस मार्केट से, उसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका प्राइमरी मार्केट, दूसरा क्या है? सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो दिस इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट हम पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट, पहले प्राइमरी मार्केट एक बार रिवाइज करा देती हूँ। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई शेयर फर्स्ट टाइम आता है तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आता है, ठीक है। एंड उसके बाद वो शेयर जाके लिस्ट हो जाता है। कहां पर? पहले आता है आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। उसके बाद वो शेयर जाके कहां लिस्ट हो जाता है? सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज हैं वो कहां पे ट्रेड होती हैं? आईपीओ के थ्रू जो शेयर आए हैं उसके बाद वो कहां जाके ट्रेड होते हैं? वो ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। देखिए, प्राइमरी मार्केट के थ्रू जो इनिशियल इशू जब आता है कंपनी का, न्यू इशू जब आता है, तो उसके थ्रू आप केवल शेयर को खरीद सकते हैं। जो प्राइमरी मार्केट है उसके थ्रू इन्वेस्टर शेयर को बाय कर सकता है। जब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो इन्वेस्टर केवल बाय कर सकता है, खरीद सकता है। बट आगे चल के अगर सपोज करिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ी मुझे, ठीक है, मैंने आईपीओ में शेयर लगाया, मुझे अलॉट हो गए, मेरे पास आ गए, एक्स कंपनी के 100 शेयर मुझे आ गए, मेरे पास आ गए, ठीक है। बट अगर आगे चल के मुझे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे की कुछ जरूरत पड़ी, ठीक है, या जैसे ही कंपनी के शेयर लिस्ट हो गए मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं कहां बेचूंगी? तो इसका सोल्यूशन है सेकेंडरी मार्केट। ये शेयर जाके लिस्ट हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट हो जाते हैं। तो वहां से मैं इस शेयर को, अपने जो शेयर है उनको मैं सेल कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? सेल कर सकती हूँ और अपने पैसे को लिक्विड कर सकती हूँ। यहां सपोज करिए मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी आईपीओ में लगाया था लेकिन उसको शेयर नहीं अलॉट हुए, ठीक है। एक्स कंपनी का आईपीओ आया था, उसने लगाया था लेकिन उसको शेयर नहीं अलॉट हुए, बट उसे खरीदना है शेयर। तो फिर वो क्या कर सकती है कि जब वो शेयर जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो तो वहां से खरीद सकती है। तो आपने देखा कि जो प्राइमरी मार्केट है वहां से आप शेयर केवल बाय कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, वहां से आप शेयर को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो समझ में आए सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट है। इट इज अ मार्केट वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस। ये वो मार्केट है, वो स्टॉक मार्केट है, मतलब वो
सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम ही स्टॉक मार्केट है, यानी वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या कह लीजिए वो मार्केट है जिसमें आप शेयर की क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेड करना, ट्रेड मतलब क्या है, बाय सेल करना, जहां पे आप शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब ये जो शेयर मार्केट है, ये जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, एक्टिव एंड रेगुलेटेड शेयर मार्केट जो है, इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे, देखिए कंपनीज को फंड की रिक्वायरमेंट है ना, तो कंपनी लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फंड तभी रेज कर पाती है जब वो शेयर मार्केट में क्या रहेंगे, ट्रेड होते रहेंगे। स्टॉक मार्केट में कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो क्या हुआ, कंपनी के लिए तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ ना। कंपनी को इन शेयर के बदले में पैसे मिले हैं, जिससे कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, आगे ग्रो कर रही है। तो बेसिकली दिस स्टॉक मार्केट, दिस एक्टिव एंड रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ये जो प्राइमरी मार्केट है एंड सेकेंडरी मार्केट, मैं पहले भी एक बार पहले जब प्राइमरी मार्केट पढ़ा रही थी तो मैंने डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट है ना, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर आपका प्राइमरी मार्केट बढ़िया है, प्राइमरी मार्केट मतलब जो न्यू इशू आता है, अगर आईपीओ मार्केट बढ़िया है तभी सेकेंडरी मार्केट अच्छा काम करेगा। और अगर सेकेंडरी मार्केट वेल रेगुलेटेड नहीं है, बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, तो प्राइमरी मार्केट अपने आप वीक पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों मार्केट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों मार्केट का सही होना बहुत जरूरी है, ठीक। एंड एक चीज और है, जो स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है, किसी भी इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट मतलब की जो ग्रो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी, ये बात समझ लीजिए। किसी भी इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब किसी भी कंट्री की आप अगर इकोनॉमिक हेल्थ जानना चाहते हैं कि वो कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, तो वहां का स्टॉक मार्केट देख लीजिए। तो स्टॉक मार्केट देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वहां का इंडेक्स देख लीजिए, उस स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देख लीजिए। अगर बढ़िया चल रहा है, अगर मार्केट डेली प्लस में रह रहा है और अच्छे पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, अभी कुछ मतलब लगभग हफ्ते 10 दिन पहले हमारी मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उसने मतलब पहली बार अपना हाईएस्ट टच किया 72,000। सेंसेक्स जो है हमारे देखिए दो मेन, खैर अभी मैं जब स्टॉक मार्केट डिटेल में हम पढ़ेंगे, इंडेक्सेस डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है दैट इज निफ्टी, ठीक है। निफ्टी 50 शेयरों से मिलकर बना है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो स्टॉक एक्सचेंज है बड़ा, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो मेन इंडेक्स है वो क्या है, सेंसेक्स, ठीक है। ये 30 शेयरों से मिलकर बना है, निफ्टी 50 शेयरों से मिलकर बना है। तो अगर आपको किसी भी, मैं कह रही थी ना, अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को समझना है तो उनका इंडेक्स देख लीजिए। और हमारा जो इंडेक्स है सेंसेक्स, वो अभी पहली बार 72,000 के पार गया था, उसने अपना हाईएस्ट टच किया था, ठीक है। लगातार लगभग हफ्ते 10 दिन मार्केट प्लस में रहा और हर दिन रैली हुई, हर दिन मार्केट प्लस में रहा। पर एक दिन फिर फॉल हुआ, 1300 पॉइंट का फॉल हुआ और मार्केट फिर अभी मतलब 72,000 के नीचे आ गया, वरना पहली बार उसने टच किया। तो ये आप इंडेक्स को देख करके आप ये बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किस स्टेज पे है। क्योंकि देखिए इंडेक्स तभी बढ़ेगा जब जो कंपनीज उसमें लिस्टेड हैं वो अगर प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, ठीक है, तभी उस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ये जो इंडेक्स होते हैं ना, सेंसेक्स और निफ्टी, जैसे इंडिया के इंडेक्स बड़े दो इंडेक्स हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए इंडेक्स को कहा जाता है कि इंडेक्स आर द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करना है, उसका जो मापने का जो तरीका है वो क्या है, वहां का इंडेक्स। इंडेक्स देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोरोना टाइम में काफी क्राइसिस था, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी फैक्ट्रीज टेम्परेरी रूप पे बंद हो गई थी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो आपने देखा था हमारा स्टॉक मार्केट भी तो नीचे चला गया था, ठीक है। तो उस समय क्योंकि पूरी मतलब कह लीजिए एक्टिविटी ठप पड़ी थी, हर इकोनॉमी की एक्टिविटी डाउन साइड थी, इसलिए इंडेक्स भी डाउन साइड था। लेकिन उसके बाद चीजें रिवाइव हुई और अभी तो बहुत ही बढ़िया चल रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो हर दिन अपने हाईस को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का बैरोमीटर है। इससे आप किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर कर सकते हैं कि वो कंट्री प्रॉस्पर कर रही है कि डाउनफॉल में, ठीक। तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट, इसी को सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा जानते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब हमारा एनएससी एंड बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है,
ठीक है, स्टॉक मार्केट का ये या स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जैसे एनएससी और बीएससी दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, बाकी 6-7 और स्टॉक एक्सचेंज है जिनके बारे में डिटेल में अभी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो जरा इनकी हिस्ट्री जानते हैं। एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज का नाम बोलो तो सबसे पहले एनएससी और बीएससी का ही नाम आता है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री समझते हैं इसकी, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो जो ओरिजिन है स्टॉक एक्सचेंज का इंडिया में, वो कब स्टार्ट हुआ? इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में जाके स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में उसका ओरिजिन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जितने भी ब्रोकर्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज की अपनी एक इनफॉर्मल एसोसिएशन। उन्होंने, जो ब्रोकर्स थे, उन्होंने अपनी एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाई मुंबई में, जिसका नाम क्या दिया? द नेटिव स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर एसोसिएशन। उसका नाम क्या दिया? द नेटिव स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर एसोसिएशन 1875 में इन्होंने बनाई, ठीक है, ये एक एसोसिएशन बनाई। फिर उसके बाद देखिए, उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उस समय थोड़ा डिमांड ज्यादा थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, ट्रेड एंड कॉमर्स खूब तेजी पे था, तो इसलिए स्टॉक मार्केट में कह लीजिए ट्रेड खूब हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो क्या हुआ? डिप्रेशन हुआ। तो उस समय जरूरत हुई कि कुछ रेगुलेटेड मार्केट होने की जरूरत है, यानी मार्केट से रिलेटेड कुछ लॉज होने चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए। तो फिर 1956 में एससीआरए, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो अभी भी एप्लीकेबल है, एससीआरए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 आया, जिसने पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट करे स्टॉक एक्सचेंज में। और बहुत जरूरी था, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड फिनिश हुई उसके बाद जो है स्टॉक मतलब ट्रेड एक्टिविटी कम हुई, उससे स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम में बहुत फॉल आया। तो जितना सही चल रही थी एक्टिविटी उसमें कमी आई, तो उसके लिए फिर जरूरी था कि रेगुलेटेड मार्केट हो, रूल रेगुलेशन हो, लॉज हो, जिसके तहत ट्रेडिंग हो, ठीक है। वरना अगर उनके तहत नहीं होगी तो क्या होगा? लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, वॉल्यूम ही नहीं आएगा। तो इसलिए लॉ आया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया कि वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करे। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज को इस एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई। इनिशियली सबसे पहले जब स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई तो फ्लो ट्रेडिंग सिस्टम चलता था, ठीक है, फ्लो ट्रेडिंग सिस्टम होता था सारे ही स्टॉक एक्सचेंज में। आप सोचेंगे फ्लो ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फ्लो ट्रेडिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है? जहां पे ट्रेड कैसे होता है? ओपन आउटक्राई सिस्टम से। ओपन आउटक्राई सिस्टम, ओपन मतलब खुला, आउटक्राई मतलब चिल्लाना सिस्टम, यानी ये वो सिस्टम होता है, कुछ मैंने यहाँ फोटो शेयर किए, वो सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या होता है? अलग अलग कह लीजिए, अलग अलग बूथ बूथ कह लीजिए, या ट्रेडिंग पोस्ट कह लीजिए, या अलग अलग कह लीजिए काउंटर है, वो प्रोवाइड कर दिए जाते थे अलग अलग सिक्योरिटीज को, ठीक है। और बोली लगती थी, ठीक है, और बोली लगती थी, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको उस कंपनी के शेयर ऐसे दे दिए जाते थे। तो वही था, चिल्ला चिल्ला के ओपन आउटक्राई सिस्टम ऐसे करके बोली लगती थी। यहाँ पे कंपनी का ये काउंटर है और जितने इन्वेस्टर्स हैं या ब्रोकर है वो सब यहाँ पे खड़े रहते थे, और फिर बोली लगती थी, लोग बोली लगाते थे। तो ये वाला सिस्टम था, इसी को कहा जाता है फ्लो ट्रेडिंग सिस्टम। तो पहले यही सिस्टम था, ट्रेडिंग ऐसी ही होती थी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। इसकी यहाँ पे कुछ फोटो मैंने ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे काउंटर होता था इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए, और लोग बोली लगाते थे। वही देखिए लिखा है, ट्रेडिंग पोस्ट असाइन किए जाते थे डिफरेंट सिक्योरिटीज को, जहां पे बाय एंड सेल की एक्टिविटी सिक्योरिटीज की होती थी। तो दिस इज कॉल्ड ओपन आउटक्राई सिस्टम। ओपन मतलब खुला ओपन, एंड आउटक्राई यानी चिल्लाना, यानी खुले में ऐसे चिल्ला करके बोली लगा के ट्रेडिंग होती थी, और इसी को फ्लो ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। तो स्टार्टिंग यहां से हुई स्टॉक एक्सचेंज की। लेकिन आप समझ सकते हैं इसके बहुत नुकसान है ना, इसके बहुत सारे डीमेरिट हैं। सबसे पहला इस डीमेरिट क्या है सिस्टम का, कि यहाँ पर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जरूरी है अमंग द ट्रेडर, यानी जो सेल कर रहा है और जो बायर है, ठीक है, जो बायर है और जो सेलर है, उनके बीच फेस टू फेस कॉन्टैक्ट की जरूरत है, ठीक है। भले ही इनके बिहाफ में जो ब्रोकर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इन ब्रोकर की भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट की जरूरत है, और जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता था। वॉल्यूम तो कम ही होगा ना, एक्सचेंज में कितने लोग आ जाएंगे, और डेली हर कोई फ्री नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम होता था, क्योंकि फेस टू फेस कांटेक्ट की जरूरत थी। प्लस इसके साथ ये भी था कि जो स्पीड ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड ऑन प्राइस वाज स्लो। ये तो आप कहेंगे, देखिए पहले, आज के टाइम में क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी तेजी से सर्कुलेट होती है। अगर इंडिया में या बाहर भी कुछ भी हुआ,
कुछ भी मतलब कोई भी नेशनल इशू है या कुछ भी हुआ, तुरंत वो इन्फॉर्मेशन क्या है, न्यूज चैनल पे, न्यूज़पेपर में तो अगले दिन आएगी, न्यूज चैनल पे या मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू तुरंत वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर उस समय स्टॉक मार्केट चल रहा है, तो अगर वो कोई बहुत मेजर कंसर्न का इशू है, निगेटिव न्यूज है, तो तुरंत उसका इम्पैक्ट आप स्टॉक मार्केट पे देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे बजट जब आता है, तो उधर संसद में बजट पेश हो रहा है और उसके पॉजिटिव या निगेटिव होते ही हमारा जो शेयर मार्केट है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसी न्यूज है उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है, शेयर की प्राइस में उस इंफॉर्मेशन का रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। आप देखते हैं बहुत फास्ट है। लेकिन पहले के टाइम में क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी सर्कुलेट नहीं होती थी, तो इसलिए क्या था, जो स्पीड है कि न्यू इंफॉर्मेशन का इफेक्ट प्राइस पे पड़े, वो स्लो था। तो ये भी इसका डीमेरिट था। और पहले जो डील होती थी, फ्लो ट्रेडिंग सिस्टम है, वो इतनी ट्रांसपेरेंट भी नहीं थी। ब्रोकर्स इसमें मतलब बहुत फेवर, ये जो तरीका था उसमें ब्रोकर का बड़ा फायदा हो जाता था, इन्वेस्टर का नुकसान हो जाता था। इन्वेस्टर्स को इतना फायदा नहीं हो पाता था। ठीक है, चीजें फेयर नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी। तो ये सब इसके नुकसान थे। तो इसीलिए जरूरत थी कि क्या हो, ऑटोमेटेड स्टॉक एक्सचेंज हो, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो आज के टाइम पे है वैसा हो। ठीक है, फिर इसीलिए फिर धीमे धीमे इवोल्यूशन होता गया, कंप्यूटर्स आए, फिर इसी इसी मतलब सीरीज में कह लीजिए धीमे धीमे क्या हुआ, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1995 में स्टैब्लिश हुआ, एंड ओटीसीईआई, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, वैसे मैं बार बार एनएससी और बीएससी की बात कर रही हूँ। चलिए, ये आपके लिए एक नया स्टॉक एक्सचेंज है। अभी हम एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं केवल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करूंगी। बट फिलहाल चलिए मैं आपको एक क्विज दे रही हूँ, आज के लेक्चर का एक क्विज है। यू हैव टू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसीईआई। ओटीसीआई जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसका आपको फुल फॉर्म गूगल करिए, किताब से देखिए, कहीं से भी देखिए, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, पहला मैं एक हिंट चलिए दे देती हूँ। पहला जो ओ है, ओ इज ओवर। ठीक है, चलिए मैंने एक हिंट भी दे दिया आपको। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज। तो धीमे धीमे जब इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, धीमे धीमे चीजें और मॉडर्नाइज हुई, ऑटोमेटेड हुई, तो इसी सीरीज में फिर एनएससी स्टैब्लिश हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1995 में, एंड ओटीसीआई 1992 में ये स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुए, जहां पे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम मतलब जो आज चल रही है, यानी स्क्रीन पे कंपनियों के नाम ऐसे लिखे रहेंगे, इनका वॉल्यूम, कितने बायर, कितने सेलर, किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं, किस प्राइस पे सेल कर सकते हैं, इनका वॉल्यूम, सारी डिटेल रहेगी। और अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो ब्लू कलर की शो हो जाता है ना, और शेयर की प्राइस घट रही है तो रेड कलर का शो लगता है। तो ये पूरी डिटेल आपको इसमें मिलेगी। तो वही है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले जो है एनएससी एंड ओटीसीआई, ये दो स्टॉक एक्सचेंज है जिन्होंने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी लाई, और धीमे धीमे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज ने ये जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम था, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम था, इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, एंड जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसने भी अडॉप्ट किया स्क्रीन बेस्ड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, उसने भी इंट्रोड्यूस किया स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम 1995 में। और इस सिस्टम को क्या कहा गया, बोल्ट, BOLT, बोल्ट कहा गया, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम कहा गया। ठीक है, एंड धीमे धीमे करके स्लोली जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने भी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जैसे वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता, अहमदाबाद, इन सारे स्टॉक एक्सचेंज ने ये जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ये इंट्रोड्यूस की। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, वो इवॉल्व होता गया। ठीक, अभी हम आगे फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो अगर ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक बात और है, ये दिसंबर 2023 तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये दिसंबर 2023 तक ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही है, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक लाइक से। एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा
क्या चीज? आज का क्विज जो पूछा है एक तो उसका रिप्लाई करना है और इसके साथ ही आपको मुझे ये भी बताना है कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपडेट डालती रहती हूँ। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे चैनल के, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करता है, या स्टॉक एक्सचेंज का फायदा क्या है, इसके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एसआरओ कहते हैं, एसआरओ है ये, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ मतलब खुद, रेगुलेटरी यानी जो खुद रेगुलेट करे, ऑर्गेनाइजेशन यानी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को एंड इनसे जुड़े जो मेंबर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उन सबको, इनमें जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इन सबको खुद ही रेगुलेट करती है। तो स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर करती है द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स मेंबर। स्टॉक एक्सचेंज के जितने मेंबर्स हैं, जितने ब्रोकर हैं, जितनी लिस्टेड कंपनी है, जितने क्लाइंट हैं, उन सबकी इंटीग्रिटी, उन सबको मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, ये स्टॉक एक्सचेंज का ही काम है। तो ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इवन ये पूछा जाता है कि वाई स्टॉक एक्सचेंज इज एसआरओ, तो क्योंकि ये एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि ये अपने से जुड़े जितने भी बॉडीज हैं उन सबको रेगुलेट करती है, उनकी इंटीग्रिटी चेक करती है, मॉनिटर करती है, कॉन्टिन्यूअस इंटरनल ऑडिट कराती रहती है ताकि इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड रहे, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। अगर किसी दो ब्रोकर के बीच में या ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको भी देखती है, उसको भी सॉल्व कराती है स्टॉक एक्सचेंज। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है? फिक्सेशन ऑफ प्राइस। दूसरा क्या है? फिक्सेशन ऑफ प्राइस। तो मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था ना, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, डिमांड और सप्लाई का कर्व जिस पॉइंट पे कट करता है वो पॉइंट क्या होती है? प्राइस होती है, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही है तो आपने ये नहीं सोचा कि क्यों किसी शेयर की प्राइस बहुत हाई है और क्यों कोई शेयर है उसकी प्राइस बहुत लो है। तो बेसिकली पूरा जो फंडा है, केवल शेयर के केस में नहीं, हर चीज में यही फंडा काम करता है। कौन सा? डिमांड एंड सप्लाई का। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? प्राइस विल बी हाई। फिर से बोल रही हूं, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, क्यों रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा है? क्योंकि हर कोई खरीदना चाहता है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई तो लिमिटेड है, ठीक है, इसलिए प्राइस ज्यादा है। बट कोई ऐसा शेयर है कि कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, डिमांड ही नहीं है उसकी मार्केट में, पर सप्लाई है, डिमांड ही नहीं है, तो क्या होगा? प्राइस लो होगी। तो पूरा कॉन्सेप्ट कह लीजिए जो प्राइस का होता है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस। किसी भी शेयर की प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, कितनी होगी, ये स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वही डिसाइड करता है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हुआ। तीसरा फंक्शन क्या है? इंश्योर सेफ एंड फेयर डीलिंग। यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है इंश्योर करता है कि जितने भी ट्रेड हो वो क्या हो? सेफ हो, इन्वेस्टर का कोई नुकसान ना हो एंड फेयर डीलिंग हो, ठीक है। जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, बायलॉज हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो फेयर हो, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन है वो कॉम्पिटेटिव कंडीशन में हो, तो फेयर डीलिंग हो, किसी के साथ कोई मैनिपुलेशन ना हो, ट्रांसपेरेंट हो चीजें, तो ये भी स्टॉक एक्सचेंज देखता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, दैट इज डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, उन सबको डिसेमिनेट करना, उन सबको प्रोवाइड करना, ये भी स्टॉक एक्सचेंज का काम है। इसीलिए आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज का जो स्क्रीन है उस पर भी अगर हम बात करें, जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की बात होती है ना, तो जो इसका स्क्रीन है वहां पे भी आप देखेंगे कोई भी शेयर है उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब कि कितने अमाउंट की शेयर ट्रेड हुए हैं, नंबर के टर्म में भी, अमाउंट के भी टर्म में। आपको उसका वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ बायर है, कितने नंबर ऑफ सेलर है, क्या बिड प्राइस है, क्या ऑफर प्राइस है, और भी अदर डिटेल, आज का टॉप हाई क्या है, लास्ट 10 डेज का हाई क्या है, लास्ट 1 वीक का हाई क्या है, लो क्या है, 1 मंथ का हाई लो क्या है, 1 वीक का क्या है, मतलब पूरी डिटेल कह लीजिए। और अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, यानी अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है या कंपनी कुछ मर्जर हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, जिस टाइप की भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता भी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ट्रेड से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो भी प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो ये इसका चौथा फंक्शन हुआ। अगला जो फंक्शन है और आखिरी फंक्शन है, दैट इज मेंटेन एक्टिव ट्रेडिंग। स्टॉक एक्सचेंज
मेंटेन करता है एक्टिव ट्रेडिंग, जो बहुत जरूरी है एंड ये करता है। स्टॉक एक्सचेंज ये है आपका, अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो सोचिए हमने आईपीओ के थ्रू शेयर तो खरीद लिया, अब उसको बेचते कहाँ? तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक्टिव ट्रेडिंग मेंटेन करता है, यानी किसी किसी ने खरीदा किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा किसी ने बेचा, तो एक्टिवली ट्रेडिंग बनी हुई है। और इससे क्या है कि कंपनी के वो कैपिटल रेज हो गया है लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनी कैपिटल रेज कर पाई है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये एक्टिव ट्रेडिंग नहीं होती, खरीदते बेचते नहीं, तो क्या होता, कंपनी को लंबे समय तक के लिए पैसा मिल ही नहीं पाता ना। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एक्टिव ट्रेडिंग, एक्टिव ट्रेडिंग बनी रहती है। ठीक, तो ये थे इसके 5 फंक्शन। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने स्टॉक एक्सचेंज की डिटेलिंग इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, फंक्शन पढ़ लिया। अगले टाइम पे अब मैं बताऊंगी रेगुलेशन। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से लॉज, कौन कौन से रूल रेगुलेशन और इनका जो फ्रेमवर्क है, 3 लेवल पे रेगुलेटरी बॉडीज हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं इंडिया में, अच्छा चलिए आप सर्च करके रखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगले लेक्चर में तो मैं ही बताऊंगी इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है 2023 दिसंबर 2023 में। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टॉक एक्सचेंज का बताऊंगी, जो रिकॉग्निशन है वो खत्म होने वाला है। ठीक, तो मैं फिलहाल पूछ रही हूँ दिसंबर 2023 तक इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। अगला लेक्चर लेक्चर नंबर 16। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।